आज हम लोग प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। मैं एक बार आगे चलने से पहले आपको याद दिला दूं सभी बच्चों को कि लास्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को कैलकुलेट करा था हम लोगों ने। एंड आई होप कि आपने उनके सॉल्व करके उनके आंसर भी निकाल लिए होंगे ज़रूर। तो आज हम लोग और आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्यूशन करने हैं आज मुझे। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए मैं क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। मैं नोट कर देता हूं कि ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं दिस इज एक्सरसाइज 13.5 जो कि प्रोबेबिलिटी में है, और आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। तो मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से सुने। किसी फैक्ट्री में बने एक बल्ब की 150 दिनों के उपयोग के बाद, किसी फैक्ट्री में बल्ब बनते हैं और उन बल्बों में से जब हम उनको 150 दिन यूज कर लेते हैं तो उनके फ्यूज होने की प्रायिकता 0.05 है। 150 दिन यूज होने के बाद उनकी फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस प्रकार के 5 बल्बों में से आपको प्रोबेबिलिटी पता लगानी है कि इस प्रकार के जो 5 बल्ब होंगे, यानी कि जो फैक्ट्री से बने हैं उनमें से 5 बल्ब हम चूज करेंगे रैंडमली। 5 बल्बों में से एक भी नहीं, सेकेंड पार्ट एक से अधिक नहीं, थर्ड पार्ट एक से अधिक, फोर्थ पार्ट कम से कम एक, 150 यानी कि 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज हो जाएंगे। तो आपको बेटा जो प्रायिकता पता लगानी है कि 5 बल्बों में से जो कुछ पार्ट दिए गए हैं और फ्यूज हो जाएंगे लास्ट में लिखा है, तो आपको बल्बों के फ्यूज बल्बों के होने की प्रायिकता पता लगानी है। तो और हमने कितने बल्ब रैंडमली चूज किए हैं? 5 बल्ब हमने लिए हुए हैं। तो बेटा क्योंकि हमने 5 बल्ब्स लिए हुए हैं तो ये हमारा नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल से काम करेगा कि हमने 5 बल्बों का ट्रायल लिया हुआ है। हमने 5 बल्बों को चूज किया है ना, इसका मतलब हमने 5 बल्बों को ट्रायल लिया हुआ है। सो द नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स और 5 बर्नौली ट्रायल्स लिए हमने। अच्छा, अब क्योंकि फ्यूज होने की प्रायिकता हमको चाहिए, और हम लास्ट क्लासेस में भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि हमको जिसके लिए भी प्रायिकता चाहिए, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए, हम उसी को सफलता मान देते हैं। फिर वो भले बल्ब का फ्यूज होना हो या भले ही वो किसी और चीज का, जैसे संतरे का खराब होना है, अंडे का खराब होना एक जगह पर आया था, भले फिर यही चाहे क्यों ना हो, पर हम इसी को सफलता मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना बल्ब का फ्यूज होना सफलता को दर्शाता है। माना बल्ब का फ्यूज होना सफलता को दर्शाता है। अब जैसे ही हमने माना कि बल्ब का फ्यूज होना सफलता को दर्शाता है, तुरंत हम एक काम कर लेते हैं, सफलता की प्रायिकता भी ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए सफलता की प्रायिकता, सफलता की प्रायिकता, बेटा आप सभी लोग जानते हैं कि सफलता की प्रायिकता को हमने ऑलरेडी आपको बता के रखा है कि आप हमेशा स्मॉल p से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सफलता की प्रायिकता, ओके, सफलता की प्रायिकता चाहिए। सफलता किसको माना गया है? बल्ब के फ्यूज होने को सफलता माना गया है। तो अगर आपको सफलता की प्रायिकता चाहिए तो आप फ्यूज बल्ब की प्रायिकता देखें कि एक बल्ब अगर फ्यूज है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आप देखिए और उसे सफलता की प्रायिकता में नोट कर दीजिए। तो क्वेश्चन में मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे एक जगह मिला हुआ था कि 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज होने की प्रायिकता 0.05 है। बल्ब के फ्यूज होने की प्रायिकता 0.05 है और फ्यूज होना ही सफलता है, अर्थात सफलता की प्रायिकता 0.05 है। फिर से मैं बता देता हूं आपको, बुक के अकॉर्डिंग बल्ब की फ्यूज होने की प्रायिकता 0.05 है और बल्ब का फ्यूज होना ही हमने सफलता माना है, इसलिए सफलता फ्यूज होने की प्रायिकता यानी कि सफलता की प्रायिकता 0.05। और जैसे ही मुझे सफलता की प्रायिकता निकलती है, एट वंस वी कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, हम तुरंत ही
असफलता की प्रायिकता भी कैलकुलेट कर सकते हैं। असफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता क्या होगी बेटा? आप सब जानते हैं Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी से कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 में से P मीन्स 0.05 माइनस करेंगे, तो 1 में से 0.05 को माइनस कर देंगे, देन इट विल बी 0.95। तो ये नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर Q। मुझे जितनी चीजें वैसे जरूरत रहती हैं वो तो लगभग हमें सब पता चल चुकी हैं, बट कुछ और भी चीजें हैं उनको भी आगे पढ़ के कर लेते हैं। जैसे हमने 5 बल्ब चुने हुए हैं रैंडमली, तो बेटा अगर 5 बल्ब चुने हैं और फ्यूज होने को हम ले रहे हैं, तो यहां पर मैं ले सकता हूं माना x फ्यूज बल्बों की संख्या को प्रदर्शित करता है। माना x फ्यूज बल्बों की संख्या को प्रदर्शित करता है। माना x फ्यूज बल्बों की संख्या को प्रदर्शित करता है, मतलब बल्ब जो हम रैंडमली निकालेंगे उन बल्बों में से जितने बल्ब फ्यूज होंगे उन बल्बों की संख्या को हम x में लिखेंगे। इसलिए x के संभावित मान, x के संभावित मान लिख लेने से बेटा हमको काफी हेल्प मिलती है क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड करने में। अब ध्यान से देखें बेटा, आपने कितने बल्बों का ट्रायल लिया? 5 बल्ब्स का ट्रायल लिया है आपने, और उनमें से x जो है वो फ्यूज बल्बों की संख्या को प्रदर्शित करता है। यानी कि आप जब 5 बल्ब निकालोगे तो उसमें से कितने बल्ब फ्यूज हो सकते हैं, इसकी क्या संभावनाएं हैं। तो बेटा बड़ा सिंपल है, अगर हमने 5 बल्ब चूज किए हैं तो हो सकता है जो हम 5 बल्ब निकालेंगे उसमें एक भी बल्ब फ्यूज ना हो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 5 में से 1 बल्ब फ्यूज हो, ऐसा भी हो सकता है कि 5 में से 2 बल्ब फ्यूज हो, 5 में से 3 फ्यूज हो, 5 में से 4, 5 में से 5 फ्यूज हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जो वो संभावनाएं हैं x के जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो मैं यहां लिख देता हूं कि 5 में से 1 भी बल्ब फ्यूज ना हो, 5 में से 1 बल्ब फ्यूज हो, 5 में से 2 बल्ब फ्यूज हो, 5 में से 3 बल्ब फ्यूज हो सकते हैं, 4 भी फ्यूज आ सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो 5 बल्ब चूज कर रहा हूं उसमें से 5 के 5 भी फ्यूज हो निकल के आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो ये हमारा शुरुआत का जो पोर्शन है जो कि हम पिछले क्वेश्चन में भी बनाते रहे हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ऐसा कर लेने के बाद वैसे तो हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना देना चाहिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे उसकी ऐसी खास जरूरत नहीं रहती है तो लास्ट क्लास में भी मैंने जो 1 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आई हैवंट मेक देयर एनी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने नहीं बनाया है वहां पर भी, क्योंकि मेरा सवाल का जो जवाब होगा ऐसे ही आ जाता है नॉर्मली, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने से मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, इसलिए आज फिर से मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना रहा हूं। आप जब चाहें आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना जानते हैं, यू कैन मेक इट। मैं डायरेक्टली जवाब निकालता हूं, फर्स्ट पार्ट पे आता हूं। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है यहां पे उसमें लिखा हुआ है एक भी नहीं, मतलब एक भी बल्ब फ्यूज ना हो, इस बात की प्रायिकता क्या होगी? तो आपको प्रायिकता चाहिए एक भी नहीं। एक भी नहीं का मतलब क्या है? एक भी बल्ब फ्यूज ना हो इसकी प्रायिकता, यानी कि 0 बल्ब फ्यूज हो। एक भी बल्ब फ्यूज ना होने का क्या मतलब है? 0 बल्ब फ्यूज हो। तो इसका हमको कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। आई हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 जब एक भी बल्ब फ्यूज नहीं आया, यानी कि हमने 5 बल्ब निकाले, उनमें से कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं आया, सारे के सारे बल्ब अच्छे आए हैं, सही आए हैं, जो काम कर रहे हैं वो वाले आए हैं। अब इसके लिए अब आप याद करिए कि अगर इसका हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाए होते तो x इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो x इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होगी nc0 q टू द पावर n माइनस 0 p टू द पावर 0। अब हम वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। nc0, n is 5, then 5c0 q to the power n minus 0, q is 0.95,
0.95 to the power n minus 0. N minus 0 means 5 and p to the power 0 is 1. 5c0 is again 1. So the value of probability at x is equal to 0 is equal to 0.95 to the power 5. This is the required probability of part 1. Okay. Now let's move to the part 2. पार्ट 2 में बोल रहे हैं एक से अधिक नहीं, एक से ज्यादा नहीं। एक से ज्यादा नहीं का मतलब 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं। तो फिर क्या ले सकते हैं? 1 या 0 यूज कर सकते हैं। इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी व्हेन, सॉरी, 1 से अधिक नहीं। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 1 से अधिक नहीं। तो बेटा अगर 1 से अधिक नहीं के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 1 से ज्यादा नहीं, यानी कि 2, 3, 4, 5 ये सब नहीं, या तो 1 ले सकते हैं या 0 ले सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1. ओनली दिस टू टर्म्स आई कैन टेक हियर एंड नाउ वी विल पुट द वैल्यूज. Probability at x is equal to 0. Please remember बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन याद करें कि अगर x बराबर 0 के लिए बनाया होता तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आई होती, इसकी x बराबर 0 के लिए क्या वैल्यू आई होती, तो वो आया होता nc0 q टू द पावर n माइनस 0 p टू द पावर 0 प्लस nc1 q टू द पावर n माइनस 1 एंड p टू द पावर 1. ओके, nc0 मीन्स 5c0 q 0.95 to the power 5. 5 minus 0 5. p to the power 0 is 1. nc1 5c1 q to the power n minus 1 0.95. 5 minus 1 करेंगे 4 बन जाएगा. p to the power 1 0.05 टू दी पावर 1. 5c0 1 हो जाएगा तो ये आपको मिलेगा 0.95 टू दी पावर 5 प्लस 5c1 5 हो जाएगा. 5c1 की वैल्यू 5 और 5 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम. 5 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 0.25 5 5 25 इंटू 0.95 टू दी पावर 4. हम चाहें तो यहां से 0.95 टू दी पावर 4 कॉमन कर लें तो यहां पर बचेगा 0.95 प्लस 0.25. आप कैलकुलेट कर लीजिए. 0.95 टू दी पावर 4 इंटू आप इसको ऐड करेंगे 5 एंड 5 10, 9 to 11 112. 1.20 multiplied by 0.95 to the power 4. This will be our answer of part 2, exercise 13.5. Let us check it. 13.5. Okay, it is correct. Next question number 3. part 3 कर लेते हैं इसका. तो part 3 के लिए मैं इसे इरेज कर देता हूं. आप नोट जरूर कर लिया करिए. पार्ट 3 पे आते हैं. आपको वैल्यूज सारी याद होंगी. n इज इक्वल टू 5, p इज इक्वल टू 0.05 एंड q इज इक्वल टू 0.95. एक से अधिक आपको इस बार जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसमें एक से अधिक के लिए फाइंड करनी है. अब याद करें बेटा, x की वैल्यूज अभी हमने लिखी थी 0 1 2 3 4 5. आपको प्रायिकता चाहिए एक से अधिक के लिए. एक से अधिक, एक भी नहीं चाहिए, एक से ज्यादा चाहिए मुझे. एक नहीं लिखा है, एक से ज्यादा लिखा है तो मैं 2 3 4 और 5 ले सकता हूं. इट मींस वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 फ्रॉम 2 to 5. तो x इज इक्वल टू 2 और प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3 और प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 4 और
प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, क्योंकि एक से ज्यादा के लिए बोला उन्होंने, एक से अधिक के लिए बोला, तो एक से अधिक में 2, 3, 4 और 5 हम ले सकते हैं। अब फिर से एक बार याद करिए, इन सब के संगत प्रायिकताओं का जोड़, अगर आप प्रायिकता बंटन बनाते तो इन सब के संगत प्रायिकताओं का जोड़ तो 1 आता। अब अगर इन सब के संगत प्रायिकताओं का जोड़ 1 आता तो उनमें से 2 से 5 तक की प्रायिकताओं का जोड़ कितना आएगा? उसके लिए मैं इन दोनों के संगत प्रायिकताओं को उधर भेज दूंगा। इससे आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। देखिए बेटा, एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। जैसे क्यों मैं ये कर देता हूं, मैं यहां देख रहा हूं कि मुझे यहां पर सॉल्व करना पड़ेंगे, 4 टर्म्स सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं ऐसा कर लेता हूं तो मुझे केवल 2 टर्म्स ही सॉल्व करनी है। 1 में से माइनस करना रहेगा, बस इतना करना होता है। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे 4 टर्म्स सॉल्व करने पड़ेंगे, जो कि काफी हमारा टाइम कंज्यूम करेगा और कैलकुलेशन भी लेंथी हो जाएगा। इसलिए मैं ऐसा रूल यूज कर लेता हूं, क्योंकि ऐसा होता भी है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के बराबर आता है। इसलिए 2 से 5 तक की प्रोबेबिलिटीज का सम अगर निकालेंगे तो इन दोनों के संगत प्रायिकताएं उधर भेजनी पड़ेंगी। तो 1 माइनस probability at x is equal to 0 minus probability at x is equal to 1 minus probability at x is equal to 0. Please see here that the probability at x is equal to 0 is 0.95 to the power 5. तो मैं इसकी जगह पर डायरेक्ट वो लिख देता हूं 0.95 to the power 5 minus probability at x is equal to 1. Probability at x is equal to 1. अगर आप ध्यान से देखें, आप निकाल भी सकते हैं, आप चाहें तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, मत लिखिए। जैसे मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूं, NC0 Q to the power n minus 0 P to the power 0 minus at x is equal to 1 NC1 Q to the power n minus 1 P to the power 1. Okay, apply the values, then it will become 5C0 Q to the power n minus 0 means 0.95 to the power 5 p to the power 0. P to the power 0 is 1 minus NC1. NC1 means 5C1. 0.95 to the power 5 minus 1. 5 minus 1 means 4. Multiply by p to the power 1. P is 0.05 to the power 1. आप फिर से इसे कैलकुलेट करिए। 5C0 1, 1 into 1 1, ये आ गया 0.95 to the power 5। देखिए वही चीज बिल्कुल मिल गई आपको। माइनस 5C1 की वैल्यू 5 को इससे मल्टीप्लाई किया हमने, ये 0.95 to the power 4 और 5 को इससे मल्टीप्लाई करने से ये 0.25 मिल जाएगा आपको। आप इससे और इससे 0.95 to the power 4 कॉमन कर सकते हैं, तो 1 माइनस, देखें बेटा मैंने इन दो पदों से 0.95 कॉमन कर लिया, 0.95 टू दी पावर 4 कॉमन कर लिया, तो यहां पर क्या बचेगा 0.95, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है इसलिए ये निशान भी प्लस हो जाएगा और इसमें ये तो पूरा पूरा चला जाएगा, इसमें बचेगा 0.25। अब आप इसे और कैलकुलेट करिए, तो 1 माइनस 0.95 टू दी पावर 4, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने से ये आपको मिल जाएगा 1.20। इस तरह से आपने देखा कि एक से अधिक नहीं के लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ये आएगी। दिस विल बी योर आंसर। आप इन सबको सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का काफी वक्त बचेगा। अब मैं इसको हटा देता हूं, आ जाता हूं अपने क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 है, इसी क्वेश्चन 5 नंबर का 4th पार्ट भी है, मैं उसको भी करके आपको दिखाता हूं। 4th पार्ट में क्या है उसको चेक करते हैं। लिखा हुआ है कम से कम एक बल्ब फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए, तो यहां पर है का प्रोबेबिलिटी चाहिए कम से कम एक बल्ब के फ्यूज होने की। कम से कम एक मतलब जब बहुत कम फ्यूज हो तो एक फ्यूज हो,
कम से कम एक से कम फ्यूज नहीं होना चाहिए, यानी कि एक या एक से ज्यादा तो हो सकता है, एक या एक से ज्यादा हो सकता है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, कम से कम एक। जब बहुत कम फ्यूज हो तो एक हो, एक से कम फ्यूज मत हो, यानी कि 0 नहीं चाहिए, एक या एक से ज्यादा फ्यूज हो सकते हैं। तो 1 से 5 तक के सभी प्रोबेबिलिटीज का सम चाहिए मुझे। एट x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 5। ये हमको लेना पड़ेगा। कम से कम एक से कम नहीं, एक से कम नहीं यानी कि 0 नहीं लेंगे, एक या एक से ज्यादा लेंगे तो मैंने ले लिया। एक बार फिर से मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटीज का जो सम 1 होता है उसका यूज करूंगा, क्योंकि अगर मैं बेटा इससे सॉल्व करूंगा सो आई विल हैव टू सॉल्व दीज 5 टर्म्स हियर। बट अगर मैं यूज कर लूंगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, तो मुझे इन 5 पदों को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। और आप समझ सकते हैं इन सब के संगत प्रायिकताओं का जोड़ 1 है, मुझे यहां से यहां तक की प्रायिकताओं का जोड़ चाहिए तो इसको उधर भेज दें। अगर ये उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। आपको या तो आप ये 5 पद सॉल्व करें या तो आप केवल इसको सॉल्व करें। आप समझ सकते हैं कौन सा ज्यादा आसान है, तो यही ज्यादा आसान है मेरे लिए, इसलिए मैं इसको सॉल्व करूं तो भी वही बात है, मैं उसको सॉल्व करूंगा तो भी वही आंसर आएगा। तो क्यों ना इसे सॉल्व कर लिया जाए। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 nc0 q टू द पावर n माइनस 0 p टू द पावर 0। आप चाहें तो, क्योंकि आप इसे सॉल्व भी कर चुके हैं, आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट वहां से ले लीजिए। 1 माइनस nc0 1 p टू द पावर 0 1 इंटू 1 हो जाएगा, q टू द पावर n माइनस 0 मीन्स 0.95 to the power 5 minus 0, 5 minus 0 means 5. Okay, so this will be your answer of part 4. फोर्थ पार्ट है ये, और ये थर्ड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 5 का। इस तरह से आपने देखा कि एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसके मैंने चारों पार्ट्स कैलकुलेट करके आपके सामने रख दिए हैं, दिखा दिए हैं। आप भी कैलकुलेट करिए, बार बार रिवाइज करिए ताकि आप इस तरीके के सवाल भूलें नहीं। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। सभी क्वेश्चंस को आप नोट कर लिया करें या स्क्रीनशॉट ले लिया करें, क्योंकि हो सकता है मैं बार बार ना कह पाऊं आपसे कि आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे है, एक थैले में 10 गेंदें हैं जिनमें से प्रत्येक पर 0 से 9 तक के अंकों में से एक अंक लिखा हुआ है। बेटा एक थैला है और उस थैले में 10 गेंदें पड़ी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 गेंदें पड़ी हुई हैं और इन हर बॉल पे एक अंक लिखा हुआ है 0 से 9 तक का। तो किसी में 0 लिखा हुआ है, किसी में 1, किसी में 2 3, किसी में 4, तो 5 6 7 8 और 9। सब बॉल्स में 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स एक एक लिखे हुए हैं। यदि थैले से 4 गेंदें उत्तरोत्तर पुनः वापस रखते हुए निकाली जाती हैं, इस थैले से मैं 4 गेंदें निकालता हूं उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मीन्स सक्सेसिवली, एक के बाद एक, इकट्ठे 4 नहीं निकालता हूं, मैं पहले एक निकालता हूं, फिर एक निकालता हूं, फिर एक निकालता हूं, और उसमें भी है पुनः वापस रखते हुए, यानी कि पहले मैं एक बॉल निकालता हूं, उसको वापस रख देता हूं, फिर एक निकालता हूं, फिर उसको वापस रख देता हूं, फिर उसके ढेर में से एक निकालता हूं, फिर वापस रख देता हूं, उसी में बार बार मैं निकाल के बॉल मिला देता हूं, और ऐसे करते हुए मैं वहां से 4 गेंदें बाहर निकालता हूं। इसका मतलब है आप एक गेंद निकालते हैं, रख देते हैं, फिर मिलाते हैं, दूसरी गेंद निकालते हैं, रख देते हैं, फिर मिलाते हैं, तीसरी गेंद निकालते हैं, रख देते हैं, फिर मिलाते हैं, चौथी गेंद निकालते हैं, फिर रख देते हैं, मिलाते हैं। इसका मतलब आपने यहां पर कितने ट्रायल्स लिए, तो आपने 4 बॉल्स निकाली, 4 बार आपने हाथ डाला, गेंद निकाली, तो आपने 4 ट्रायल्स लिए। सो द नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स आर 4 हियर, सो n इज इक्वल टू 4। ओके, इसके बाद आगे लिखा हुआ है
तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उनमें से किसी भी गेंद पर अंक 0 ना लिखा हो। बेटा प्रायिकता का जिक्र उन्होंने जब किया तो अंक 0 लिखे होने की बात आई है कि किसी भी बॉल पर अंक 0 ना लिखा हो, मतलब आपने 4 गेंद निकाली है तो वो जो 4 गेंद निकली उसमें से किसी भी पर अंक 0 ना लिखा हो। तो जिसकी प्रायिकता के बारे में जिक्र करते हैं उसी को अपनी सफलता मान लेते हैं। तो यहां पर उन्होंने अंक 0 लिखे होने की बात की है, तो मैं मान लेता हूं कि गेंद पर 0 लिखा होना ही हमारी सफलता को दर्शाता है। जिसकी भी प्रायिकता का जिक्र करेंगे मैं उसी को अपनी सफलता मान लूंगा, फिर वो कैसी भी घटना है इसको हमें नहीं देखना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, माना गेंद में अंक 0 लिखा होना सफलता को दर्शाता है। मतलब अगर हमने उस झोले में से, उस बैग में से बॉल निकाली और अगर वो 0 डिजिट लिखी हुई बॉल आ जाती है सो आई एम सक्सेस, और अगर इसके अलावा कोई बॉल आती है तो मैं फेल हो गया, बस यही मेरा मतलब है। तो गेंद में अंक 0 लिखा होना सफलता को दर्शाता है, और जैसे ही मैंने माना, सफलता मैंने मानी, तुरंत मेरा काम है कि मैं सफलता की प्रायिकता निकाल लूं। इसलिए सफलता की प्रायिकता, सफलता की प्रायिकता, सफलता की प्रायिकता जैसे आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि सफलता की प्रायिकता को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब सोचिए, सफलता की प्रायिकता चाहिए और सफलता है क्या? बॉल पर 0 अंक का लिखा होना। तो अगर आपको सफलता की प्रायिकता चाहिए, इसका मतलब आपको प्रायिकता इस बात की चाहिए कि गेंद पर 0 लिखा है, इसकी क्या प्रायिकता है। यहां पर गौर से देखें, इस बैग में टोटल बॉल्स अगर मैं देख रहा हूं तो 10 है, उनमें से कितनी बॉल्स ऐसी जिन पर 0 डिजिट लिखी हुई है? तो बेटा हमारा आंसर है कि एक ही बॉल ऐसी है जिस पर 0 डिजिट लिखा है। तो अगर आपको सफलता की प्रायिकता चाहिए तो 0 अंक लिखे होने वाली बॉल की प्रायिकता निकाल लो आप, और 0 लिखी हुई बॉल की प्रायिकता कितनी होगी? 1/10। क्यों 1/10? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 10 और जिस बॉल में, जितनी बॉल्स में 0 लिखा है वो सिर्फ 1 है। So the favorable number of outcomes upon the total number of outcomes, so it will be the probability of success. और जैसे ही सफलता की प्रायिकता आपने निकाली, तुरंत आप असफलता की प्रायिकता भी निकाल सकते हैं। इसलिए असफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड व्हाट इज द मेथड? द मेथड दैट यू कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर by using 1 minus p. 1 minus p is 1/10, then q will become 9/10. This is the probability of failure. Okay, अब और आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं यादृच्छिक चर के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर अंक का 0 लिखा होना सफलता को दर्शाता है, तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि माना, इसी से रिलेटेड हमारा यादृच्छिक चर होगा, माना x निकाली गई गेंदों में अंक 0 लिखे होने वाली बॉल्स की संख्या को प्रदर्शित करता है। माना x निकाली गई गेंदों में से 0 अंक लिखी गेंदों की संख्या को प्रदर्शित करता है। हमने मान लिया कि जो x है वो हमने जितनी 4 बॉल्स निकाली है ना, उनमें से जितनी बॉल्स 0 अंक लिखी वाली निकल के आएंगी उसको हम x मानेंगे। इसलिए x के संभावित मान, x के संभावित मान। अब ध्यान से देखें बेटा, अगर एक बार 0 लिखी बॉल, 0 डिजिट वाली बॉल आएगी तो हम x की वैल्यू 1 लिखेंगे। अगर 2 बार आ जाती है तो हम x की वैल्यू 2 लिखेंगे। अब आप सोचेंगे कि यहां तो सर एक बॉल है तो 2 बार कैसे आ सकती है? बेटा यही तो क्वेश्चन का तरीका है कि आप उस क्वेश्चन को देखें, लिखा है वापस रखते हुए
मतलब आप निकालेंगे और बॉल को फिर रख देंगे। तो अगर एक बार 0 डिजिट वाली बॉल निकल भी आती है तो बॉल वहां पर कम नहीं होंगे, क्योंकि आप तो रख देंगे ना इस वाली को, तो फिर 0 डिजिट वाली बॉल पहुंच गई वहां पे। तो ऐसा हो सकता है कि जब आपने 4 बार बॉल्स निकाली तो एक बार भी 0 डिजिट वाली बॉल ना निकले, एक बार भी ना निकले। ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 4 में से एक बार 0 डिजिट वाली बॉल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 4 में से 2 बार 0 डिजिट वाली बॉल आ जाए, क्योंकि एक बार बॉल निकालने के बाद आप रख देते हैं ना उसमें। तो ऐसा भी हो सकता है कि 4 में से 3 बार 0 डिजिट वाली बॉल आ जाए, या 4 में से चारों बार 0 डिजिट वाली ही बॉल निकल करके आए, ऐसा भी संभव है। आप खुद सोचिए, बॉल को वापस रखते हुए अगर आप निकालेंगे तो हमने 4 बॉल बारी बारी से निकाली, तो हो सकता है कि एक बार भी 0 डिजिट वाली बॉल ना आए। ऐसा भी हो सकता है कि एक बार 0 डिजिट वाली बॉल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार 0 डिजिट वाली बॉल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 3 बार 0 डिजिट वाली बॉल आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 4 की चारों बार 0 डिजिट वाली ही बॉल निकल आए। ओके, तो ये एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी। नाउ आई हैव एन, आई हैव पी एंड आई हैव क्यू। ओके, अब मेरे पास n भी है, p भी है, q भी है, और x की पॉसिबल वैल्यूज भी हैं। नाउ वी कैन फाइंड द आंसर, जो कि हमसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उनमें से किसी भी गेंद पर अंक 0 ना लिखा हो। प्रायिकता, प्रायिकता मुझे चाहिए किसी भी गेंद पर, किसी भी गेंद पर अंक 0 ना लिखा हो। किसी भी गेंद पर अंक 0 ना लिखा हो, इनके क्या मतलब है? एक भी गेंद पर अंक 0 ना लिखा हो, एक गेंद पर अंक 0 लिखा हो, 2 गेंद पर अंक 0 लिखा हो, 3 गेंदों पर अंक 0 लिखे हो, 4 गेंदों पर अंक 0 लिखा हो। आपको चाहिए किसी भी गेंद पर अंक 0 ना लिखा हो। इसका मतलब है 1 2 3 4 तो आप ले नहीं सकते। इसका मीनिंग है एक भी गेंद पर अंक 0 ना लिखा हो, और यही मुझे चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 मुझको चाहिए। इसको ध्यान से समझिए, बार बार आप पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। अब एट x इज इक्वल टू 0 व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? प्लीज रिमेंबर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कि आप कैसे बनाते थे उसको। x इज इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला बनता था? इट वॉज NC0 q टू द पावर n माइनस 0 multiplied by p to the power 0. NC0 is 1, q to the power n minus 0 means 9 upon 10 to the power 9 upon 10 to the power n minus 0. n minus 0 means 4 minus 0 and p to the power 0 is again 1. ये तो 1 हो गया, इसको मैं लिख देता हूं 9 upon 10 to the power 4. So this will be our required answer. Let us check. एक्सरसाइज 13.4 है और ये उसका क्वेश्चन नंबर 6, 9 upon 10 to the power 4. दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर। तो आप इसे ध्यान से देखें बेटा, समझें। आपको जहां लगे नहीं समझ में आया है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। तो ये n p q हमारे पास है। x के संभावित मान, क्योंकि हमने माना कि जो निकाली है बॉल्स हमने 4 एक एक करके बॉल निकाली है, उनमें से जितनी बार 0 अंक लिखी हुई गेंद आ जाएगी उसको हम यहां लिखेंगे। तो हो सकता है एक बार भी 0 डिजिट वाली बॉल ना आए, एक बार 0 डिजिट वाली बॉल आए, 2 बार 0 डिजिट वाली बॉल आए, 3 बार आए, 4 बार आए। मुझे एक बार भी 0 डिजिट वाली बॉल नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने x इज इक्वल टू 0 लिखा। आप देखें किसी भी गेंद पर अंक 0 ना लिखा हो, यानी कि एक बार भी 0 डिजिट वाली बॉल नहीं चाहिए थी आपको। तो x इज इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, हमने निकाल लिया है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल पड़ते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सरसाइज 13.5 है आपकी, और एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे है, एक सत्य असत्य प्रकार के 20 प्रश्नों वाली परीक्षा में सत्य असत्य प्रकार यानी कि ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है। उसमें या तो क्वेश्चन का आंसर ट्रू करेंगे या फॉल्स करेंगे। सो वी हैव ओनली 2 मेथड,
या तो क्वेश्चन का आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बस। और इस प्रकार के लगभग कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में मुझे या तो ट्रू या फॉल्स लिख देना है, ओके। और या तो ऑप्शन बने होंगे तो ट्रू और फॉल्स में टिक करना रहेगा, बस इतना होगा। और इस तरह के 20 क्वेश्चन हैं। मान लें कि एक विद्यार्थी एक न्याय सिक्के को उछालकर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निर्धारित करता है। मतलब एक स्टूडेंट है, उसको आता जाता कुछ नहीं है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है वो सिक्का उछालता है और उसके आधार पर वो उसको टिक करता है। जैसे आप भी कर सकते हैं, हेड आया तो हमने ट्रू कर दिया, टेल आ गया तो फॉल्स कर दिया। तो उस स्टूडेंट को फिलहाल कुछ नहीं आता है, वो ऑन द बेसिस कि सिक्के पर हेड या टेल आ रहा है, उसकी बेसिस पर ही वो ट्रू फॉल्स करता रहता है। यदि पासे पर चिट प्रकट हो, यानी कि पासे पर, अरे ये तो थोड़ा सा अजीब है, न्याय सिक्के को उछालकर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निर्धारित करता है, और यदि पासे पर चित प्रकट हो, बेटा पासे पर चित प्रकट नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर सिक्का ही होना चाहिए। तो यहां पर पासे को मैं भी अपनी बुक से हटा देता हूं, आप लोग भी अपनी बुक से हटा दीजिए, इस जगह सिक्का ही होना चाहिए। यदि सिक्के पर चित प्रकट हो तो वह प्रश्न का उत्तर सत्य देता है। मतलब कोई भी एक क्वेश्चन उसने करना चाहा, 1 नंबर क्वेश्चन, सिक्का उसने टॉस किया, अगर उसमें हेड आ जाता है तो वो ट्रू को टिक कर देता है, अगर टेल आ जाता है तो फॉल्स को टिक कर देता है। ये उसका मेथड है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह कम से कम 12 प्रश्नों का सही उत्तर दे देता है। 12। देखिए तो आपकी इस यूपी बोर्ड की जो बुक एनसीईआरटी की, उसमें भी 2 प्रश्नों का सही उत्तर देता है लिखा है, लेकिन 12 प्रश्नों का यहां पर होना चाहिए, इसी से आपके आंसर मैच कर पाएगा। अदरवाइज आपको लगेगा कि आपका आंसर गलत हो गया, तो 12 प्रश्नों का सही उत्तर देता है, ये आपको करना है। अब यहां पर बात की गई प्रोबेबिलिटी किस बात की चाहिए कि 12 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। तो जैसे ही मैंने देखा कि सही उत्तर देता है, ये बात प्रोबेबिलिटी में की जा रही है, तो मैंने तुरंत अपना सक्सेस मान लिया कि विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न का सही उत्तर देना ही सफलता माना जाता है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं। और हां, कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन हैं, और हर क्वेश्चन में बेटा वो सिक्के को उछालकर ही ट्रू और फॉल्स का पता लगाता है। तो आप खुद सोचिए, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा वो सिक्का उछालेगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा फिर सिक्का उछाल के चेक करेगा, तीसरा आएगा फिर सिक्का उछाल के ट्रू फॉल्स को टिक करेगा, फिर उछालेगा। इस तरह से अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 बार सिक्का भी तो उछालेगा। इसका मतलब सिक्का उछालने का ट्रायल वो कितनी बार करेगा? आंसर है जितनी क्वेश्चंस हैं, तो 20 क्वेश्चन है तो 20 बार ट्रायल करेगा। सो द नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स इन दिस क्वेश्चन आर 20। n इज इक्वल टू 20। दीज आर द नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, क्योंकि हर क्वेश्चन में वो एक बार सिक्का जरूर उछालेगा। अब 20 क्वेश्चन है तो 20 बार सिक्का उछालेगा, सिंपल सी चीज है। अच्छा, अब यहां पर मैं मान लेता हूं कि माना विद्यार्थी द्वारा सही उत्तर देना, माना विद्यार्थी द्वारा सही उत्तर देना सफलता दर्शाता है। सफलता दर्शाता है। मैंने आपको कई बार यह बात बताई है कि प्रोबेबिलिटी में जिस बात का जिक्र कर दें उसी को आप अपनी सफलता मान लें, फिर वो कितना भी अजीब क्यों ना लगे आपको। तो यहां पर उन्होंने लास्ट में बोला कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कोई कम से कम 12 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। तो विद्यार्थी द्वारा सही उत्तर देना हमने सफलता मान लिया, इसलिए तुरंत ही अब हम सफलता की प्रायिकता निकालना चाहते हैं। सफलता की प्रायिकता, तो बेटा अगर आपको सफलता की प्रायिकता निकालनी है तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इसके लिए हमने एक सिंबल बना के रखा हुआ है। ऑलरेडी हम सब लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वी विल टेक ओनली स्मॉल p, नॉट q, एंड q आई हैव रिजर्व्ड फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। ओके, तो सफलता की प्रायिकता p चाहिए मुझे। अब बच्चा जो है, जो भी स्टूडेंट है, वो क्वेश्चन को टिक करने में कितने तरह से सफल हो सकता है, इस बात की प्रायिकता हमको चाहिए। तो बेटा ये बड़ा सिंपल है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा,
कोई भी क्वेश्चन होगा, यहां क्वेश्चन लिखा होगा, उसके बाद उसके पास दो तरीके हैं, या तो वो ट्रू टिक कर सकता है या तो वो फॉल्स को टिक कर सकता है। तो एक क्वेश्चन का सही जवाब देने के लिए क्या प्रायिकता होगी, आप देखें, इसको चेक करिए। कितने आपके पास टोटल ऑप्शन है? टोटल ऑप्शन बेटा आपके पास आज 4 नहीं है, 2 ही ऑप्शन है। या तो आप ट्रू कर सकते हैं क्वेश्चन और या तो आप उसको फॉल्स कर सकते हैं। सो वी हैव नॉट 4 ऑप्शंस, वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस, ट्रू और फॉल्स। अब इसमें से सही उत्तर देने की क्या प्रायिकता है? तो कुल कितने हैं हमारे पास परिस्थितियां? 2। सही उत्तर देने की कितनी है? 1। तो सही उत्तर देने की प्रायिकता क्या है? 1/2। इसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। सफलता की प्रायिकता यानी कि सही उत्तर देने की प्रायिकता। अब किसी भी क्वेश्चन में केवल 2 ही चीजें हैं, या तो क्वेश्चन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर यहां 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता, ए, बी, सी और डी, तो सही उत्तर देने की प्रायिकता होती 1/4। लेकिन क्योंकि ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए सही उत्तर देने की प्रोबेबिलिटी केवल 1/2 होगी। टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस 2 है, सही केवल एक जगह। इस वाली में होता है जब 4 ऑप्शन आते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 है, लेकिन सही उत्तर तो कोई एक ही होता है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फिर 1/4 आती है। तो यहां सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2। देयरफॉर अगर आप असफलता की प्रायिकता निकालेंगे, असफलता की प्रायिकता, तो असफलता की प्रायिकता जैसे हम क्यू से लिखते हैं 1 - p से कैलकुलेट करेंगे एंड इट विल 1/2। 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, इट विल अगेन 1/2। ओके, हमने n बना लिया, p बना लिया, q बना लिया इस सवाल में। अब मुझे x के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो माना जिसको हमने सफलता माना है वही हमारे x में आएगा। तो माना सही उत्तरों की संख्या जो होगी वो x को प्रदर्शित करती है। माना x सही उत्तरों की संख्या को, माना x सही उत्तरों की संख्या को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। मींस अगर सही उत्तरों की संख्या, अगर 20 में से आपने 2 सही उत्तर दिए तो x का मान 2, 20 में से आपने 5 सही उत्तर दे दिए तो x की वैल्यू 5। 20 क्वेश्चंस में से जितने सही उत्तर आपने दे दिए, जितने करेक्ट आंसर आपने दे दिए, उसको हम x में लिख देंगे। तो संभावनाएं क्या हैं, इसलिए x के संभावित मान क्या होंगे? x के संभावित मान, आप ध्यान से देखिए बेटा, अगर हमारे सामने 20 क्वेश्चंस हैं तो संभावनाएं क्या है? संभावना तो यह है बेटा कि 20 में से ऐसा भी हो सकता है कि हम एक भी क्वेश्चन का सही जवाब ना दे पाए, ऐसा हो सकता है। तो 20 में से एक भी क्वेश्चन का सही जवाब ना दे पाए तो x का मान 0 लिखना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि 20 में से हम केवल एक ही क्वेश्चन का सही जवाब दे पाए, 20 में से हम 2 क्वेश्चंस का सही जवाब दे दें, 20 में से हम 3 क्वेश्चंस का सही जवाब दे दें, 20 में से 4 क्वेश्चंस का सही जवाब दे दें, और ऐसा करते करते ऐसा भी हो सकता है कि हम 20 में से पूरे 20 क्वेश्चन का सही जवाब दे दें, ऐसा हो सकता है। सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। फिर से मैं एक बार याद दिला दूं आपको, आपने 20 क्वेश्चन करने हैं, सही जवाब देने की जहां बात आती है, सही उत्तरों की संख्या, तो ऐसा हो सकता है अगर मुझे कुछ आता ही नहीं है तो ये हो भी सकता है, ऐसा भी आ सकती है कंडीशन कि मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा लेकिन मैं एक भी सवाल का सही उत्तर ना दे पाऊं, उस समय मुझे x के लिए 0 लिखना पड़ेगा। अगर मैं 20 में से एक सही उत्तर दे देता हूं तो x की जगह 1, अगर मैं 20 में से 2 सही उत्तर दे देता हूं तो x की जगह 2, ऐसे करते करते यह भी हो सकता है कि 20 में से 20 के सही उत्तर दे दूं, उस समय x की जगह 20 आ जाएगा। अब हम चलते हैं, क्योंकि हमने सारा बेसिक कंप्लीट कर लिया है। अब मैं क्वेश्चन को देखता हूं कि पूछा क्या जा रहा है। कम से कम 12 का सही उत्तर देना, इस बात की प्रायिकता चाहिए। प्रायिकता बेटा किस चीज की चाहिए? कम से कम 12 प्रश्नों के
सही उत्तर देना, मतलब कम से कम 12 प्रश्नों के सही उत्तर देने की प्रायिकता हमको चाहिए। कम से कम 12 का बेटा क्या मतलब होता है, ऐसा बहुत बार आ चुका है कि जब कम से कम 12 कहेगा तो फिर 12 से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम से कम बोला तो बहुत कम हो तब 12 हो, 12 से कम मुझे नहीं चाहिए। 12 से कम मुझे नहीं चाहिए, मतलब 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ये मुझको नहीं चाहिए। 12 से कम मुझे नहीं चाहिए, 12 या 12 से ऊपर ही चाहिए। तो बेटा अगर आपको 12 या 12 से ऊपर चाहिए तो कैसे लिखेंगे? टोटल वेरिएबल्स 20 तक हैं, 12 या 12 से ज्यादा चाहिए तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, ये इसका सिंबल बनेगा। कम से कम 12, तो 12 या 12 से ज्यादा ही चाहिए, 12 से कम नहीं चाहिए मुझे। और ऐसी कंडीशन पे क्या लिख सकते हैं? 12 या 12 से ज्यादा के लिए तो आप प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 12 भी कर सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 13, और प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 14, और प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 15, और प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 16, और प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 17, और प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 18, और प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 19, एंड द लास्ट वन इज प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 20। इतने सारे टर्म्स आपको लेने पड़ेंगे बेटा, 12 या 12 से ऊपर, तो 12 या 12 से ऊपर के लिए 20 तक फिर आप जाएंगे। आप देख ले, कम से कम 12 प्रश्न, जब बहुत कम दे तो 12 प्रश्नों के जवाब तो दे ही दे, अदरवाइज 12 से ज्यादा ही चाहिए मुझे, तो ये चीज आएगी। अब इनमें सब में आप वैल्यूज लिखिए, सॉल्व करिए, आंसर मैच करिए, सबके आंसर आपको मिल जाएंगे। अब इसे मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 12 की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे आप? NC12 Q टू द पावर n-12 P टू द पावर 12 प्लस x इज इक्वल टू 13 के लिए NC13 Q टू द पावर n-13 P टू द पावर 13, ऐसे करते लिखते जाना है आपको। फिर n Q P सबकी वैल्यूज लिखिए, और आई थिंक ये काफी बड़ा कैलकुलेशन होगा, तो आंसर में भी आपको बहुत कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। जो चीजें इन सभी टर्म्स से कॉमन हो जाएं बस वो निकाल लीजिएगा, अंदर का सारा पोर्शन आप ज्यों का त्यों लिखा रहने देना, बिल्कुल कैलकुलेट मत करना, क्योंकि कैलकुलेशन इसका बहुत लॉन्ग होगा, और उतना लॉन्ग कैलकुलेशन शायद बुक में भी नहीं करवा रहे होंगे। मैं चेक करके बता देता हूं आपको, 13.5 का 7 नंबर, हाँ नहीं करवा रहे हैं। तो इन सब की वैल्यूज लिखना, जो कॉमन मिले कॉमन ले लेना, बाकी जो भी बचता है आप जैसा का तैसा छोड़ देना, दैट विल बी योर आंसर। तो इस तरह से आप देखें कि आपका 7 नंबर क्वेश्चन हमने लगाया। मैंने यहां पर सिर्फ इन 2 की वैल्यूज लिखी है, मैंने नहीं लिखी हुई है, आपको सब लिखना है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। आप भी सभी लोग अपनी बुक्स में देखें कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है। मैं भी पढ़ता हूं, आप भी सुने। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, मान लीजिए कि x का बंटन ओ, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। x का बंटन डिस्ट्रीब्यूशन, x का बंटन ऐसे बेटा उन्होंने प्रदर्शित किया है 6,1/2, द्विपद बंटन है। दर्शाएं कि x इज इक्वल टू 3 अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है। आपको यह प्रदर्शित करना है कि इसमें x बराबर जो 3 पर प्रायिकता मिलेगी वो अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है, मतलब x इज इक्वल टू 3 पर जो भी प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो बाकी अपनी प्रोबेबिलिटी से सबसे ज्यादा होगी। क्वेश्चन पढ़िए, आपको पता लग जाएगा। दर्शाएं कि x इज इक्वल टू 3 अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है। मींस जब आप x इज इक्वल टू 3 के लिए प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करेंगे वो सबसे अधिकतम प्रोबेबिलिटी उसमें आएगी, इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसके और किसी परिणाम के लिए नहीं मिलेगी आपको, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो ये तो बहुत आसान है बेटा, आप याद करिए। मैंने भी आपको जब बेसिक आपको करवाया जा रहा था एक्सरसाइज 13.5 का इंट्रो, उस समय बताया गया था कि अगर प्रायिकता बंटन
इस तरीके का लिख के आए तो समझ जाना कि ये नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स हैं, नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ओके, तो उसी से कंपेयर करिए और बताइए n की वैल्यू क्या आएगी 6। व्हाट इज p 1/2। तो अगर सफलता की प्रायिकता बेटा 1/2 है तो तुरंत ही मैं असफलता की प्रायिकता भी निकाल लेता हूं। q is equal to 1 minus p, 1 minus p means 1/2, then q will become 1/2. Okay, so I have n, I have p and I also have q। मेरे पास n भी है, p भी है और q भी है। अब मैं जो भी क्वेश्चन है मेरे से पूछा जा रहा है, वेरी इजली आई कैन गिव द आंसर। फिर से मैं पढ़ के बता दूं कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। इसको मैं लिखा रहने देता हूं कि अगर कुछ बच्चे भूल भी गए होंगे तो वो ध्यान रखें कि ये क्या ऐसा लिख के आएगा तो क्या समझना है उससे। दिस इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n बर्नौली ट्रायल्स विद सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी p। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p। इतनी सारी चीजें आपको दी गई। उन्होंने बोला दर्शाएं कि x बराबर 3 अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है। बेटा आपको यह शो करना है, यहां पर अगर मैं x के संभावित मान लिखता हूं, केवल x के संभावित मान, तो ध्यान करें बेटा यहां पर n की वैल्यू 6 है। जब भी कभी n की वैल्यू कुछ भी होती है तो उसमें x की वैल्यूज क्या आती हैं, पॉसिबल वैल्यूज। x की पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप कोई भी क्वेश्चन चेक कर लीजिए, अगर n की वैल्यू 6 है तो उसमें x के संभावित मान यही आते हैं। अब इसमें आपको यह दिखाना है कि x बराबर 3 के संगत जो भी प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी वो रिजल्ट सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी होगी। मींस आप 0 के संगत प्रोबेबिलिटी निकालें, 1 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालें, 2 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालें, 4 के लिए निकालें, 5 के लिए निकालें, 6 के लिए निकालें, लेकिन आप पाएंगे कि प्रोबेबिलिटी की सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो x इज इक्वल टू 3 के लिए है। बस ये आपको प्रूफ करना है। तो आपको सबके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उसके बाद ये देखना है कि क्या वाकई में 3 के लिए प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। आप कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0, फॉर्मूला nc0 q टू द पावर n माइनस 0 p टू द पावर 0। कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 nc1 q टू द पावर n माइनस 1 p टू द पावर 0, सॉरी p टू द पावर 1। Probability at x is equal to 2 nc2 q to the power n minus 2 p to the power 2. Probability at x is equal to 3 nc3 q to the power n minus 3 p to the power 3. Probability at x is equal to 4 nc4 q to the power n minus 4 p to the power 4. Probability at x is equal to 5. Formula will be nc5 q to the power n minus 5 p to the power 5. Probability at x is equal to 6 nc6 q to the power n minus 6 p to the power 6। तो इस तरह से आपको x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं सबकी करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को भी मैं आपको सौंपता हूं। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड सॉल्व दिस ऑल द वैल्यूज। आप सभी वैल्यूज को सॉल्व करिए और देखिए, चेक करिए कि क्या वाकई में x इज इक्वल टू 3 के करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का मान सबसे ज्यादा आता है, सबसे बड़ी वैल्यू आती है। ये प्रूफ कर, ये देखिए। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल इसी को सॉल्व करें बाकी किसी को मत करें, ऐसा नहीं है।
अगर आप केवल x इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, बाकी को नहीं सॉल्व करेंगे, तो बेटा आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, इसकी वैल्यू सबसे अधिकतम है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो सॉल्व आपको सब करना पड़ेगा। सारी वैल्यूज मैंने बना के आपको दे दी हैं, आप कैलकुलेट करिए और आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू 3 के संगत जो प्रायिकता है इसका मान सबसे ज्यादा आएगा। बस इतना सही आपको दिखाना है, इसके अलावा कुछ भी आपको ज्यादा खास यहां पर नहीं करना है। तो हम लोगों ने आज जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें से हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। इन दिस एक्सरसाइज देयर आर टोटल 15 क्वेश्चंस। हम 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 7 क्वेश्चंस आर रेस्ट हियर। अभी भी 7 क्वेश्चन हमारे बाकी हैं, उनको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। ओके, थैंक यू।